नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इम्प्रूवमेंट जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। नाम से ही क्लियर है कि किस तरह स्टेट्स को इंटीग्रेट किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और किस तरह नई नई स्टेट की फॉर्मेशन हुई इनसाइड द टेरिटरी ऑफ कंट्री। एक्चुअली जो फर्स्ट मीटिंग लगी थी 9 दिसंबर 1946 को, तब से लेकर 15 अगस्त 1947 तक असेंबली काम करती रही एज अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस जब तक कॉन्स्टिट्यूशन की इन्फोर्समेंट नहीं हुई 26 जैन 1950 तक, तब तक दो तरह से असेंबली ने काम किया। एक तो एज अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो पहले से ही करती आ रही थी, इट मीन्स की कॉन्स्टिट्यूशन बनने का काम चल रहा था असेंबली में। दूसरा काम था एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट का। आफ्टर पार्टीशन असेंबली को पार्लियामेंट का भी काम दिया गया था। देखिए, पार्लियामेंट का मतलब है जिस तरह अभी पार्लियामेंट में हम इलेक्ट करके भेजते हैं एमपीज, स्टेट असेंबलीज में भेजते हैं एमएलएज। इट मीन्स कि पार्लियामेंट का काम है हमारे लिए पॉलिसीज लेकर आना। तो यही काम दिया गया था असेंबली को उस टाइम पर, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी पार्लियामेंट में, तो इंटीरियम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की गई थी। इंटीरियम गवर्नमेंट का मतलब है एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट है, तब तक काम करती रहेगी जब तक लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाएगी। जिस तरह नेपाल की सरकार गिरी, अब नेपाल में काम कर रही है इंटीरियम गवर्नमेंट, तो इसी तरह उस टाइम पर एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट भी असेंबली काम करती रही। तो इंटीरियम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार पटेल। देखिए, जो सरदार पटेल थे उस टाइम पर विश्व के चुनिंदा डिप्लोमेटिस्ट में से एक थे, इसीलिए उन्हें स्टेट की इंटीग्रेशन का भी काम दिया गया था, और होम मिनिस्ट्री भी उन्हीं के पास थी। तो बस यही टॉपिक है जिसका नाम है इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। हिंदी वाले लिखो राज्यों का एकीकरण। अब देखो, हेडिंग डालो, उस टाइम पर तीन तरह से ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। लिखो, रीजन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हिंदी वाले लिखो, स्वतंत्रता के समय क्षेत्र भारत के कौन कौन से थे। देखो, तीन तरह से ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। कैसे? एक तो थे ब्रिटिश प्रोविंस। ब्रिटिश प्रोविंस का मतलब है जहां पर डायरेक्ट रूल था ब्रिटिश क्राउन का। ब्रिटिश क्राउन क्या करती थी, यहाँ पर अपॉइंट करती थी गवर्नर। जिस तरह आज स्टेट में गवर्नर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, इसी तरह प्रेसिडेंट है सेंट्रल लेवल पर, इसी तरह उस टाइम पर स्टेट में थे गवर्नर, और सेंट्रल लेवल पर होता था गवर्नर जनरल। कभी उसी को नाम दे देते थे वाइसरॉय। तो लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे माउंटबेटन, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी माउंटबेटन ही थे। फिर दूसरा काम था, दूसरी साइड थी कमिश्नरीज। कमिश्नर, कमिश्नर्स प्रोविंस। यहां पर कौन होता था? एडमिनिस्ट्रेटर। जिस तरह आज चंडीगढ़ एक यूटी है, चंडीगढ़ में क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर है। जो पंजाब का गवर्नर होगा वही होता है चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर। इसी तरह दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जे एंड के भी यूटी है, वहां पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इसी तरह कमिश्नरी थी, यूटी की तरह मान सकते हैं। यहाँ पर अपॉइंट किए जाते थे एडमिनिस्ट्रेटर, जो इनको सर्वेल करते थे। फिर तीसरी थी टाइप, वो थी प्रिंसली स्टेट, देसी रियासतें। हिंदी वाले कमिश्नरीज को बोल सकते हैं आयुक्त, मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नरीज। प्रिंसली स्टेट को हिंदी वाले लिखो देसी रियासतें। उस टाइम पर टोटल प्रिंसली स्टेट थे 565। देखो, कुछ किताबें बोलती हैं कि 552 थी इसकी संख्या, लेकिन हमें चलना है कमीशन के अकॉर्डिंग। कमीशन इन द सेंस जिस तरह यूपीएससी कमीशन है, मतलब जो जो कमीशन एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जैसे यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एनटीए हो गया जो यूजीसी नेट के एग्जाम कंडक्ट करता है। इसके अलावा रेलवे है, एसएससी है, जो अलग अलग स्टेट में बोर्ड के एग्जाम, मतलब जो टीजीटी पीजीटी को लेकर एग्जाम कंडक्ट करते हैं। इसी तरह वो मानते हैं कि 565 थी इसके नंबर। तो 565 प्रिंसली स्टेट थे। 562 का इलाज कर दिया था प्यार से। कुछ चली गई थी पाकिस्तान, कुछ भारत के अंदर। जो बची खुची थी उनका सरदार पटेल ने प्यार से इलाज कर दिया था। जो नहीं माने उनको हथियार से डराकर उनको शामिल कर लिया था भारत के अंदर। अब तीन प्रिंसली स्टेट थी, जूनागढ़, हैदराबाद
थी J&K। देखो, जिस टाइम हमें इंडिपेंडेंस मिली, इन्हें ऑप्शन दिया गया था, मतलब ऑफर दिया गया था, या तो पाकिस्तान ज्वाइन करो या इंडिया, या फिर खुद का सेल्फ एम्पायर रखो। तो इन तीन प्रिंसिपल स्टेट ने डिसीजन लिया कि हम हमारा खुद का इंडिपेंडेंट राज करेंगे हमारी टेरिटरीज में। तो इन तीनों को क्या किया गया, मतलब इन तीनों को इंटीग्रेट करने का काम किया सरदार पटेल ने। बस अब यही देखनी है हमने कि कैसे इनको इंटीग्रेट किया गया। देखो, सरदार पटेल एक कूटनीतिक आदमी थे। उन्होंने बहुत ही बढ़िया टेक्निक से स्टेट्स की फॉर्मेशन की। हालांकि 1950 में उनकी डेथ भी हो गई थी, लेकिन तब तक जिस जिस स्टेट का इलाज करना था वो करके जा चुके थे। अब देखो, पहले देखेंगे जूनागढ़ को। तीन प्रिंसली स्टेट थी जिन्होंने सेल्फ एम्पायर का डिसीजन लिया था। अब इनको कैसे मिलाया गया भारत के अंदर, ये कहानी हमें देखनी है, क्या हुआ था। पहली थी जूनागढ़। जूनागढ़ में क्या किया गया था, देखो, जूनागढ़ का जो नवाब था, मतलब चीफ था, जो नवाब एक पोस्ट होती थी, राजा को बोलते थे नवाब, यानी कि जो मुस्लिम रूलर थे वो वर्ड यूज करते थे नवाब। नवाब था मोहम्मद महावत खां। उसने क्या किया, पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना से हाथ मिला लिया, मतलब जो मुस्लिम लीग थी। वहां की पॉपुलेशन जो मेजोरिटी थी वो थी हिंदू मेजोरिटी। तो वहां की पॉपुलेशन चाहती थी भारत में मिलना, लेकिन वहां का रूलर था मुस्लिम, उसने हाथ मिला लिया पाकिस्तान से। अब जैसे ही सरदार पटेल के कानों में खबर पड़ी, सरदार पटेल ने वहां किया रेफरेंडम कंडक्ट। रेफरेंडम का मतलब होता है, हिंदी वाले लिखो, जनमत संग्रह। रेफरेंडम का मतलब है कि जनता से वोटिंग करवाई जाएगी कि जनता क्या चाहती है, कि जनता कहाँ शामिल होना चाहती है। तो 99% वोटिंग इंडिया के फेवर में हुई और चुपचाप यहाँ के नवाब ने मिला लिया इंडिया में, ठीक है, जूनागढ़ को। तो ये कहानी थी जूनागढ़ की। इसके बाद नंबर लगता है हैदराबाद का। हैदराबाद में क्या हुआ था, हैदराबाद का एक निजाम था जिसका नाम था उस्मान अली खां। क्या नाम था, उस्मान अली खां। इसकी एक आर्मी थी। देखो, राजाओं को अपना घमंड था, राजाओं को अपना मैग्निफिसेंट लाइफस्टाइल था। वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा तो हमारा लग्जरी लाइफस्टाइल छूट जाएगा, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह की डेमोक्रेसी उनके एरिया में एस्टेब्लिश हो। इसीलिए इन्होंने अपना सेल्फ एम्पायर रखने का डिसीजन लिया था। तो क्या हुआ, हैदराबाद का निजाम था जिसका नाम था उस्मान अली खान। जिस तरह एक पोस्ट थी नवाब, नवाब को ही बोलते थे निजाम हैदराबाद के अंदर। जो हैदराबाद का निजाम था, इसकी एक आर्मी थी जिसका नाम था रजाकार आर्मी। इसको अपनी आर्मी पर बड़ा घमंड था। तो सरदार पटेल डिप्लोमेटिक आदमी थे। सरदार पटेल ने क्या किया, इंडियन आर्मी के वेश बदलकर रजाकार आर्मी में भर्ती करवा दिया और मौका देखते ही यहाँ की आर्मी को खदेड़ दिया। एक ऑपरेशन हुआ जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि किस ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को मिलाया गया। ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस एक्शन हुआ। पुलिस एक्शन के थ्रू हैदराबाद को शामिल कर लिया भारत के अंदर। अब हैदराबाद के अंदर हुआ था पुलिस एक्शन, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या सोचा कि जिस तरह इंडियन आर्मी ने हैदराबाद को कैप्चर कर लिया है, इसी तरह मैं भी J&K को कैप्चर कर सकता हूं, क्योंकि J&K भी जम्मू और कश्मीर था, वो भी पाकिस्तान से लगा हुआ इलाका था। जो जूनागढ़ था, जो भी गुजरात है, इसको बोलते थे जूनागढ़, यानी कि वहां पर कच्छ का रण है, तो मतलब रण ऑफ कच्छ है। तो वो जो एरिया है वो लगता था पाकिस्तान से। उस पर नजर थी मोहम्मद अली जिन्ना की। तो जूनागढ़ हाथ से निकल गया था मोहम्मद अली जिन्ना के। अब बारी थी J&K की। J&K पर नजर थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या सोचा कि जम्मू और कश्मीर को मैं किसी तरह मिलिट्री एक्शन के थ्रू मिला लूंगा पाकिस्तान के अंदर। तो फिर कहानी क्या हुई, देखो, जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह को पहले ऑफर दिए गए थे कि भारत के अंदर शामिल हो जाइए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था कि मैं अपना खुद का एम्पायर रखूंगा और वहां पर खुद से रूल करूंगा, मुझे किसी भी बाहरी शक्ति का कोई भय नहीं है। तो क्या हुआ, यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी भेज दी मोहम्मद अली जिन्ना ने। महाराजा हरि सिंह पहुंचते हैं सरदार पटेल के पास कि अब किसी तरह हमारा सोल्यूशन करो, पाकिस्तान से आर्मी आ चुकी है
और कहीं पाकिस्तान का कब्जा ना हो जाए जम्मू कश्मीर पर। तो फिर एक एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, हिंदी वाले लिखो विलय पत्र। इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन लिए गए महाराजा हरि सिंह के। तब जाकर इंडियन आर्मी पहुंचती है पाकिस्तान, वहां पर जम्मू कश्मीर में। प्रॉब्लम क्या हुई, तब तक पाकिस्तानी आर्मी का कब्जा हो गया था पीओके पर। सभी ने नाम सुना होगा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। कब्जा हो गया पाकिस्तानी आर्मी का। हालांकि अगर हम चाहते तो पाकिस्तानी आर्मी को वहां से खदेड़ सकते थे, लेकिन नेहरू जी क्या करते हैं, उस टाइम पर फॉर्मेशन हुई थी 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, यूएनओ की। उससे पहले लीग ऑफ नेशन था, लेकिन लीग ऑफ नेशन फेल हो गया था, तभी स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर 2। उसके बाद फॉर्मेशन हुई थी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो नेहरू जी ये मसला लेकर चले गए यूएनओ, तब से लेकर अभी तक ये ऐसे ही अटका हुआ है पीओके का मसला। अब ये कहानी थी जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद की। ठीक है, इस तरह प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट कर लिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ देखो, अब कुछ बातें बड़े स्केल पर जोर पकड़ रही थी, जिसमें पहला था कि भाषा के आधार पर स्टेट्स की फॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब कुछ साउथ इंडियन स्टेट में लोगों ने काफी बड़े बड़े आंदोलन किए थे कि हमारा जो स्टेट है वो भाषा के आधार पर अलग हो जाए किसी दूसरे स्टेट से। तो अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। भाषा के आधार पर राज्यों का एकीकरण, हिंदी वाले लिखो भाषा के आधार पर राज्यों का एकीकरण। तो क्या हुआ, अब जब डिमांड रेज हो रही थी कि लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स की फॉर्मेशन हो, तो उस टाइम पर असेंबली के द्वारा कुछ कमेटीज का सेटअप किया गया था। तो फर्स्ट कमेटी थी, लिखो, जिसका नाम था धार कमीशन, हिंदी वाले लिखो धार आयोग। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस के धार। एस के धार इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस के धार, 4 मेंबर की कमेटी थी, इसकी फॉर्मेशन हुई थी, लिखो फॉर्म्ड इन जून 1948। इसकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट कब आई, दिसंबर 1948। रिपोर्ट में क्या आया, क्या रिकमेंडेशन आई धार कमीशन की तरफ से। देखो सबसे पहले तो रिजेक्ट कर दिया जी लैंग्वेज के बेस को, कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर किसी भी स्टेट की फॉर्मेशन अगर करते हैं तो देश की इंटीग्रिटी और यूनिटी के लिए खतरा साबित हो सकती है। दूसरी बात क्या की गई, रिकमेंडेशन क्या दी गई। फर्स्ट रिकमेंडेशन थी कि स्टेट्स की फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, हिंदी वाले लिखो प्रशासनिक सहूलियत। दूसरी बात बोल दी ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी को ध्यान में रखते हुए, हिंदी वाले लिखो भौगोलिक समीपता। देखो ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि किस तरह की वहां पर ज्योग्राफिकल कंडीशन है। जिस तरह 1971 में जो हिमाचल था, पंजाब का जो हिली एरिया था,
उससे बन गया था हिमाचल। इस तरह की किस तरह वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन है अभी करंट की डेट में, और एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ की क्या सहूलियत है, मतलब लोगों की डिमांड क्या है, और किस तरह वहाँ की स्कूलिंग है, कैसे लोगों के वेलफेयर के लिए काम हो रहा है, ये सब रिकमेंडेशन दी थी धार कमीशन की तरफ से। इसको चेक करने के लिए फिर एक और कमेटी बनती है जिसका नाम है जेवीपी कमेटी। उस टाइम पर 3 बड़े नेता थे असेंबली में जिनका नाम पूरे विश्व में गूंजता था। एक थे नेहरू जी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, दूसरे थे सरदार पटेल, तीसरे थे पत्ताभी सीतारमैया। तो लिखो 3 मेंबर की कमेटी थी। कौन कौन? पंडित नेहरू, नाम से क्लियर है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, और पी फॉर पत्ताभी सीतारमैया, पत्ताभी सीतारमैया। ठीक है। जेवीपी कमेटी की फॉर्मेशन हुई थी दिसंबर 1948। इसकी रिपोर्ट आती है अप्रैल 1949। इसने क्या रिकमेंडेशन दी? ये एग्री हो गए धार कमीशन से कि जो भी धार कमीशन की रिपोर्ट है वही एज इट इज हमारी रिपोर्ट होगी। इन्होंने भाषा के आधार को रिजेक्ट कर दिया कि अभी करंट डेट में यदि लिंग्विस्टिक बेस पर स्टेट्स की इंटीग्रेशन हो जाती है या नई स्टेट बनती है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी देश की इंटीग्रिटी के लिए। फिर इसके बाद भाषा के आधार को जोर पकड़ लिया था, काफी जगह पर आंदोलन किए जा रहे थे। तो यहां से कहानी शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश की। देखो वहां पर एक एरिया था जिसका नाम था मद्रास। उस टाइम आंध्र प्रदेश नहीं था। तो मद्रास की कहानी कैसे शुरू हुई? मद्रास के अंदर एक बड़ा इशू हो गया। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोटी, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, पोटी श्री मल्लू। ये बैठ जाते हैं हंगर स्ट्राइक पे। ठीक है। एक्चुअली क्या था कि मद्रास के अंदर जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया था उन लोगों ने डिमांड रेज की कि हमें चाहिए अलग स्टेट, और बैठ जाते हैं प्रोटेस्ट पे, जिनमें से एक व्यक्ति थे पोटी श्री मल्लू। पोटी श्री मल्लू बैठ गए हंगर स्ट्राइक पे। तो 56 दिनों की लगातार भूख हड़ताल के बाद 2 दिन कोमा में रहे, टोटल 58 डेज थे। ये इन्होंने स्टार्ट किया था अपना 19 अक्टूबर 1952 टू 15 दिसंबर 1952 इनकी हो जाती है डेथ। अब जब डेथ हुई उस टाइम भी राजगोपालचारी जी ने तो साफ मना कर दिया था कि भाषा के आधार पर किसी भी तरह से नई स्टेट की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी ने भी पहले तो मना कर दिया था। फिर जैसे ही यहाँ पर ये छोटा सा प्रोटेस्ट एक बड़ा रिवोल्ट के रूप में चेंज होने लगा तो नेहरू जी ने भी अनाउंसमेंट की आकर कि अब नई स्टेट की फॉर्मेशन हो जाएगी भाषा के आधार पर। तो अनाउंसमेंट करते हैं नेहरू जी 19 दिसंबर। कब अनाउंसमेंट हुई? 19 दिसंबर 1952 को। देखो यहाँ पर सिर्फ अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन ऑफिशियली फर्स्ट स्टेट बनता है ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट स्टेट बनता है लिंग्विस्टिक बेस पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पर, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कब बना?
1953 डेट इंपॉर्टेंट है, 1 अक्टूबर 1953 को फर्स्ट स्टेट बनता है लिंग्विस्टिक बेस पर, आंध्र प्रदेश। ये पेपर में काफी बार पहले क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो इससे पहले क्या हुआ था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन हुई थी उस टाइम पर 4 तरह से कैटेगराइज किया गया था इंडियन टेरिटरीज को, ठीक है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, 4 तरह से डिवाइड किया गया था। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, पार्ट डी, ठीक है। टोटल यदि पेपर में क्वेश्चन आए कि कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे कितनी स्टेट थी, तो टोटल स्टेट थी 29। यहां पर रखी गई थी पार्ट ए में टोटल 9 स्टेट, ठीक है, जो ब्रिटिश प्रोविंस थी उस टाइम पर। कौन कौन सी थी देखो, असम, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस जिसे बाद में 1950 में ही नाम दे दिया गया था उत्तर प्रदेश, फिर थी मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, मद्रास और बॉम्बे। पार्ट बी में रखी गई थी जो प्रिंसली स्टेट थी। कौन कौन सी थी लिखो, त्रावणकोर, हैदराबाद, J&K, मैसूर, राजस्थान, सौराष्ट्र। इसी तरह पार्ट सी में रखी गई थी कमिश्नरीज। कौन कौन सी थी, कूच, बिहार, कुर्ग, भोपाल, मद्रास, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, अजमेर। इसी तरह पार्ट डी में सिर्फ एक ही टेरिटरी रखी गई थी जिसका नाम था अंडमान एंड निकोबार। यहाँ एक और थी यार, क्या नाम था उसका, पेप्सू। पंजाब, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन, ठीक है। उस टाइम पर ये पूरा बड़ा एरिया था, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ सब एक ही था। और आधा पंजाब तो पाकिस्तान में ही चला गया था। पाकिस्तान में एक प्रोविंस भी है जिसका नाम है पंजाब। तो इस तरह 4 कैटेगरीज थी कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे। अब देखो फर्स्ट स्टेट बन गया था आंध्र प्रदेश लिंग्विस्टिक बेस पर। इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद और डिमांड रेज होने लगी अलग अलग राज्यों से, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक कमीशन का सेटअप किया गया जिसका नाम था फजल अली कमीशन, हिंदी वाले लिखो फजल अली आयोग, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस फजल अली। ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या रिपोर्ट दी कि ठीक है,
आप लैंग्वेज बेस पर स्टेट की फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि उस टाइम पर स्टेट की इंटीग्रिटी और यूनिटी को खतरा ना हो, और स्टेट में रह रहे लोगों की वेलफेयर के लिए क्या काम करना है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था लैंग्वेज बेस को। इनकी फॉर्मेशन की गई थी, फजल अली कमीशन की फॉर्मेशन हुई, लिखो फॉर्म्ड इन सितंबर 1953 और रिपोर्ट आई थी 1955, यानी कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, एक्सेप्टेड लिंग्विस्टिक बेस। ठीक है, ये काम किया था फजल अली की रिपोर्ट ने। अब इसके बाद इनकी रिपोर्ट आई तो एक्सेप्ट कर ली थी डिमांड कि अब स्टेट की फॉर्मेशन हो सकती है लिंग्विस्टिक बेस पर। लेकिन फिर क्या हुआ कि उस टाइम पर देखिए 1956 तक, जब इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था स्टेट को। उन 4 कैटेगरीज को खत्म किया गया क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने स्टार्ट हो गए थे, मतलब राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो आयोग बनाए गए थे। तो जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आए उसके तहत 4 कैटेगरीज को खत्म कर दिया गया, और सिर्फ 2 ही उस टाइम पर तरह की स्टेट बची थी। एक तो मतलब स्टेट थी जो अभी है, और दूसरी थी यूटीज। तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने स्टार्ट हुए, लिखो 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आए, एक्ट आने स्टार्ट हुए। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या बोला गया, अब टोटल कितने हैं, 14 स्टेट है और 6 है यूटी। ठीक है, अब देखो 14 स्टेट कौन कौन से हैं। 9 स्टेट तो वही थे जो मैंने बताया था पार्ट ए में थे। उसके बाद 10th स्टेट बना था आंध्र प्रदेश, फर्स्ट स्टेट बना था ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। 10th स्टेट बनता है आंध्रा। ठीक है, 11th स्टेट बना J&K, जम्मू और कश्मीर। 12th स्टेट बनता है केरल। उस टाइम एक रियासत थी जिसका नाम था तरणपुर रियासत। तरणपुर रियासत से बना था केरल। फिर 13th स्टेट बनता है राजस्थान। 14th स्टेट था मैसूर, जिसका नाम बाद में कर्नाटका भी हुआ 1973 के अंदर। ठीक है, अब 14 स्टेट है टोटल, 1956 तक की कहानी है। अब है 14 स्टेट और 6 है यूटी। यूटी कौन कौन सी है, लिखो, एक तो अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, सेकंड है लक्षद्वीप। थर्ड है दिल्ली। फोर्थ है हिमाचल प्रदेश। फिफ्थ है मणिपुर और सिक्स्थ है त्रिपुरा। ये कहानी है 1956 तक की। 1956 में आए थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो यहां से हमें पता चला कि अब टोटल है 14 स्टेट और 6 यूटी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, फिर नए नए स्टेट बनने की झड़ी लगी 1960 से। अब तक टोटल कितने स्टेट हैं, 14, याद रखना। ठीक है, अभी मैं आपको लेके चलूंगा 2025 तक। देखो अभी तक स्टेट कितने हैं टोटल, 14, याद रखना। ठीक है, 1956 तक अभी 15 स्टेट बनता है गुजरात। कैसे, देखो
क्या हुआ था, उस टाइम पर बॉम्बे था। अब लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बन रहे थे अलग अलग, तो क्या हुआ, बॉम्बे में जो मराठी स्पीकिंग एरिया था, लिखो बॉम्बे से जो दो स्टेट बने, एक था मराठी स्पीकिंग एरिया, मराठी स्पीकिंग था, वो बन गया महाराष्ट्र। ठीक है, क्या बन गया, महाराष्ट्र। दूसरा एरिया था गुजराती स्पीकिंग, गुजराती स्पीकिंग एरिया क्या बना, गुजरात। तो 15 नंबर का स्टेट कौन हो गया, गुजरात बनता है 15 नंबर का स्टेट। ठीक है, कब, 1960 में। पहले 14 स्टेट थे, अब 15 नंबर का स्टेट बना गुजरात 1960 में। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखो 1961 में, उस टाइम पर पुर्तगाली भी थे हमारे देश में। एक्चुअली सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं आए थे, उनके साथ साथ पुर्तगाली थे जो उससे पहले से आए हुए थे, फ्रांसीसी आए हुए थे, फ्रांस की भी एक दो कॉलोनी थी, मतलब बेसिकली वैसे एक ही कॉलोनी थी फ्रांस की हमारे यहाँ पर, जो थी पांडिचेरी। पुर्तगालियों की थी दो तीन कॉलोनी, जैसे दादर और नागर हवेली, इसके अलावा गोवा थी। तो क्या किया, दादर एंड नागर हवेली को यूटी बना दिया। यूटी कितनी थी अभी तक, मैंने बताया था 1956 के एक्ट से कितनी यूटी थी, टोटल 6। तो 7th यूटी बनती है दादर और नागर हवेली। फिर 61 में ही क्या किया, गोवा को भी मुक्त करा दिया पुर्तगालियों से। गोवा बनती है 8th यूटी। ठीक है, 8th यूटी बनती है गोवा। 6 यूटी थी 1956 तक, 7th यूटी बनी दादरा और नागर हवेली, 8th यूटी बनती है गोवा। फिर 1962 में फ्रांस की बेसिकली एक ही कॉलोनी थी जिसका नाम था पांडिचेरी। वैसे पांडिचेरी को हमने आजाद करा दिया था 1954 में, तब तक पांडिचेरी सेल्फ रूल करती रही। उसके बाद पांडिचेरी को हमने भारत में मिला लिया और 9th यूटी बना दिया पांडिचेरी को, पांडिचेरी। 2011 में इसका नाम बदलकर किया गया पुडुचेरी। 9th यूटी बनती है पांडिचेरी। ठीक है, अब तक क्या है, 9 यूटी है 1962 तक, और स्टेट कितने हो गए, 15। अब इसके बाद की कहानी क्या हुई, फिर आते हैं 16th नंबर के स्टेट पर। ठीक है, अब देखो क्या हुआ था 1963 में, असम का जो हिली एरिया है वहां पर एक ट्राइबल है जिसका नाम है नागा ट्राइबल, और वहां पर नागा हिल्स भी हैं ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर से यदि देखा जाए। तो उनकी तरफ से डिमांड रेज हुई कि हमें एक अलग स्टेट चाहिए, तो उनको शांत करने के लिए असम से निकालकर बना दिया गया नागालैंड। तो नागालैंड बनता है 16th नंबर का स्टेट। ठीक है, 1963 तक हो गए स्टेट कितने, 16। अब इसके बाद क्या हुआ, फिर 1966 में, डेट इंपॉर्टेंट है ये भी लिख लो, 1 नवंबर 1966। इस दिन क्या कहानी हुई, अब पंजाब था बहुत बड़ा एरिया था, आधा पंजाब तो पाकिस्तान में ही चला गया था। उस टाइम पंजाब में हिमाचल भी था, चंडीगढ़ भी था और हरियाणा भी था। तो जो पंजाब का हिंदी स्पीकिंग एरिया था, उन्होंने डिमांड रेज कर दी कि अलग से हरियाणा चाहिए, यानी कि जो हिंदी स्पीकिंग एरिया था उसको बना दिया गया हरियाणा, और जो पंजाबी स्पीकिंग एरिया था उसको बना दिया गया पंजाब। तो इस दिन क्या काम हुआ, दो काम हुए थे, एक तो हरियाणा बना था, हरियाणा 1 नवंबर को हरियाणा डे भी सेलिब्रेट करते हैं।
दूसरा काम हुआ था चंडीगढ़। चंडीगढ़ को क्या बना दिया गया, यूटी, और साथ ही साथ बना दिया गया कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। तो दो काम हो गए 1966 से। अब 17th नंबर का स्टेट बनता है हरियाणा। ठीक है जी, ठीक है, यहां तक स्टेट कितने हो गए, टोटल 17। 1966 तक हरियाणा बना था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार हुकुम सिंह कमेटी। एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, जिसका नाम था सरदार हुकुम सिंह कमेटी। इसकी सिफारिश पर बनता है हरियाणा। अब 18 नंबर का स्टेट बनता है हिमाचल प्रदेश। देखो, मैंने बताया था कि जो पंजाब था इसी में था हिमाचल भी। अब जो पंजाब का हिली एरिया था, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र था, वहां के लोगों ने डिमांड रेज की कि हमें अलग से स्टेट चाहिए, तो उसको बना दिया गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बनता है 18 नंबर का स्टेट, कब, 1971 में। 1971 तक हो गए स्टेट टोटल 18। अब इसके बाद क्या हुआ, 1920 और 21, ठीक है, 19th नंबर का स्टेट बनता है। इससे पहले 1969 में क्या किया था कि मेघालय को असम से निकालकर एक सब स्टेट बना दिया था, यानी कि असम का ही सब स्टेट था। फिर 72 में इसको क्या किया गया, देखो, अब 1972 में तीन स्टेट बनते हैं, 19th, 20th, 20 और 21, ठीक है। 19th नंबर का स्टेट बनता है मणिपुर। 20th नंबर का बनता है त्रिपुरा। 21st स्टेट बना मेघालय। कब बने, 21 ऑफ जैन 1972 को फॉर्मेशन होती है इन तीनों ही स्टेट की। अब तक कितने स्टेट हो गए, 21, ठीक है। अब 22nd नंबर का स्टेट बनता है सिक्किम। सिक्किम के पीछे भी कहानी है कुछ। सिक्किम एक्चुअली मतलब बाहर था हमसे, सिक्किम को बाद में ऐड किया गया था। देखो, आर्टिकल 2 कहता है कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, इट मीन्स कि नई स्टेट की फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन जो स्टेट आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ कंट्री है, मतलब जो हमारे भारत का हिस्सा नहीं है पहले से। आर्टिकल 3 बोलता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट कर सकते हैं, सेम बात बोलता है, लेकिन जो स्टेट ऑलरेडी हमारे भारत का हिस्सा है, जैसे यूपी है, उसको तोड़कर नई स्टेट बनाई जा सकती है। एमपी, यूपी या फिर हरियाणा, पंजाब को जोड़कर एक नई स्टेट बनाई जा सकती है। आर्टिकल 3 बोलता है विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 2 बात करता है आउटसाइड द टेरिटरी। मतलब आर्टिकल 2 के तहत कोई नई स्टेट की फॉर्मेशन करनी है, यानी कि कोई नई स्टेट हमारे साथ जुड़ती है किसी भी तरह से, कल को हम किसी और स्टेट को कैप्चर कर लेते हैं, या मतलब किसी भी तरह से कोई एग्रीमेंट के थ्रू या फिर वॉर के थ्रू, तब वो आर्टिकल 2 के थ्रू ऐड की जाएगी। लेकिन यदि टेरिटरी के अंदर, यानी कि भारत के अंदर किसी भी नई स्टेट की फॉर्मेशन करनी है, या किसी स्टेट को दो स्टेट को जोड़ना है, तब आर्टिकल 3 का यूज होगा। ये बात लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो देखो, अब 22nd नंबर की स्टेट बनती है जी सिक्किम। सिक्किम के पीछे एक कहानी है। देखो, सिक्किम हमारा हिस्सा तो नहीं था पहले से भारत का, तो इसको ऐड किया गया था आर्टिकल 2 के थ्रू, ठीक है। आर्टिकल 2 बोलता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट बट आउटसाइड द कंट्री हो। सिक्किम की क्या कहानी है, यहाँ पर एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था
चोग्याल डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब है एक वंश था जो यहाँ पर रूल कर रहा था, कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, किसी और को रूलिंग क्लास नहीं माना जाता था यहाँ पर, यानी कि एक हायरार्कियल पोस्ट थी सिक्किम के अंदर। तो क्या हुआ, जनता की डिमांड उठने लगी, मतलब जो यहाँ लास्ट सोवरन जो रूलर माना जाता था वो था पाल्डन। पाल्डन के पिता की डेथ हो जाती है, जनता की तरफ से डिमांड रेज हुई कि डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करो, एटलीस्ट हमारी तरफ से रूलर सिलेक्ट होने चाहिए। तो उस टाइम पर हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। जो हमारी अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, उस टाइम पर एक्टिवली काम कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, एक्चुअली अब जनता की डिमांड रेज हो रही थी, जो डोभाल साहब हैं वो पहुंचते हैं सिक्किम के अंदर सेना लेकर। क्या हुआ, किले के बाहर खड़े हो गए जाकर सबसे पहला काम किया कि वहां पर रेफरेंडम कंडक्ट किया गया। रेफरेंडम का मतलब मैंने क्लियर किया था कि जनता से वोटिंग करवाई जाती है कि आपकी क्या राय है इसमें। तो 97% वोटिंग हुई इंडिया के फेवर में, ठीक है, इंडिया के फेवर में होगी 97% पॉपुलेशन कि हम इंडिया में शामिल होना चाहते हैं। अब जो राजा था पाल्डन, वो किले से बाहर आने को रेडी नहीं था। उसने अपने आसपास सेना रखी हुई थी, सोल्जर खड़े किए हुए थे। उसको लगता था कि मेरे सोल्जर निपट लेंगे भारतीय सेना से। तो डोभाल साहब लेकर गए थे 5,000 सैनिक। क्या किया कि 30 मिनट में एक ऑपरेशन हुआ जिसका नाम था विजय ऑपरेशन। विजय ऑपरेशन से 30 मिनट में किले को खाली करवा लिया और वहां पर जाकर बैठ जाती है इंडियन आर्मी। तो फिर क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1974 में, ठीक है, लिखो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हिंदी वाले लिखो 35वां संविधान संशोधन लाया गया था। इसके थ्रू क्या किया गया, सिक्किम को बनाया गया प्रोटेक्टोरेट स्टेट। प्रोटेक्टोरेट स्टेट, सह राज्य, हिंदी वाले लिखो सह राज्य। इसका मतलब होता है कि जो भी अब इसके एक्सटर्नल अफेयर हैं वो कंट्रोल करेगी भारत सरकार, और इंटरनली जो भी इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मतलब जो भी इनकी कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व रखने के लिए इंटरनली वहां पर गवर्नमेंट बना दी गई कि आप अपना इंटरनली खुद से डिसीजन ले सकते हैं। ये मतलब होता है प्रोटेक्टोरेट स्टेट का। और इसको डाल दिया गया आर्टिकल 2A में, क्योंकि आर्टिकल 2A के तहत ही कार्यवाही की गई थी सिक्किम के अंदर। आर्टिकल 2A की कैटेगरी में डाल दिया गया और इसके साथ साथ इसको डाला शेड्यूल 10 की कैटेगरी में, ठीक है। हालांकि इसे बाद में डिलीट कर दिया गया था। और एक और बात बोल दी गई, ये फिर मतलब खैर नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1975 में। फिर अमेंडमेंट लाया गया एक्ट 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके तहत क्या किया गया, एक तो ये खत्म कर दिया 2A, अब इसको कंप्लीट स्टेट का दर्जा दे दिया गया था, यानी कि फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया गया सिक्किम, ठीक है। सिक्किम क्या बनता है, फुल फ्लेज्ड स्टेट। और इसके तहत एक और काम कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 371F, जो कि अभी भी है, जो कि स्पेशल प्रोविजन दे रहा था सिक्किम को। तो ये काम किया गया था उस टाइम पर। अब 22nd स्टेट बनती है सिक्किम 1975 के अंदर विजय ऑपरेशन के थ्रू। तो ये कहानी थी सिक्किम की। इसके बाद अब टोटल 1975 तक कितने हैं स्टेट, 22, ठीक है। 22nd नंबर का स्टेट बनता है सिक्किम। अब क्या हुआ आगे लिखो, 23rd, 24th, 25th, यहां पे बनता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, तो 23rd नंबर का स्टेट बनता है अरुणाचल प्रदेश।
कब बनते हैं ये तीनों स्टेट 1987 में, ठीक है। 24th स्टेट बना मिजोरम। एक्चुअली उस टाइम पर ये भी असम का ही पार्ट थे, उसको बोला जाता था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर स्टेट। तो वहां से निकालकर इनको बना दिया गया अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। हालांकि इसको तभी भी नेफा ही बोला जाने लगा। फिर उसके बाद 25th स्टेट यहाँ पर बनती है गोवा, फुल फ्लेज्ड स्टेट। गोवा को बना दिया गया कंप्लीट स्टेट, जो पहले यूटी बनाई गई थी 1962 में। तो अब गोवा क्या बना दिया, कंप्लीट स्टेट। तो टोटल स्टेट कितने हो गए, 25 स्टेट हो गए। कब तक, 1987 तक, ठीक है जी। और फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर 1 नवंबर, लिखो इनकी डेट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेट पूछ ली जाती है। 1 नवंबर 2000 क्या हुआ, जो मध्य प्रदेश है उसको ब्रेक करके बनाया गया छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उसके तहत बनाया गया छत्तीसगढ़। किसकी फॉर्मेशन हुई, छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ बनता है 26 नंबर का स्टेट, ठीक है। फिर 9 नवंबर 2000 यहाँ पर कौन सी स्टेट बनती है, उत्तराखंड। उत्तराखंड बनाया गया कहां से, कहां से बनाया गया, इसका नाम पहले उत्तरांचल था, उत्तरांचल। उत्तरांचल कैसे बना, यूपी से, यूपी को बाइफरकेट करके बना दिया उत्तरांचल। ये था 27 नंबर का स्टेट, ठीक है। फिर एक डेट आई 15 नवंबर 2000, झारखंड बना, बिहार से अलग कर दिया गया झारखंड को। बिहार से अलग करके बना दिया गया झारखंड, 28 नंबर का स्टेट। तो 2000 तक आते आते देखो कहां से शुरू हुए थे हम, 1947 से। मेनली कहानी स्टार्ट की थी 1956 से। 56 में थे 14 स्टेट। अभी टोटल कितने स्टेट हैं, 2000 तक आते आते टोटल कितने स्टेट हो गए, 28 स्टेट, ठीक है। यहां तक की कहानी आपने जान ली कि अभी तक 28 स्टेट है। अब 29 नंबर का स्टेट बनता है तेलंगाना, ठीक है। आंध्र प्रदेश बना था लैंग्वेज के बेस पे फर्स्ट स्टेट 1953 में। फिर आंध्रा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2014 में, ठीक है। वहां से अलग हो जाता है तेलंगाना। तेलंगाना बनता है 29 नंबर का स्टेट, कब, 2 जून 2014 को, ठीक है। अब 2014 तक आते आते हो गए टोटल स्टेट 29। इसके बाद क्या हुआ, देखो अभी करंट में कितने स्टेट हैं, करंट में टोटल स्टेट है 28। यूटीज कितनी है, 8। अब देखो कैसे हो गए सब, क्योंकि यहां तक स्टेट के नंबर आ गए हैं 29, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, देखो जो जम्मू कश्मीर था उसको आर्टिकल 370 के तहत एक विशेष दर्जा दिया गया था। फिर 2019 में जो आर्टिकल 370 था उसको एब्रोगेट किया गया और जो उसको स्पेशल प्रोविजन दिए गए थे वो हटा लिए गए। तो फिर एक एक्ट आया 31 अक्टूबर 2019, क्या नाम था इसका, J&K
रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, हिंदी वाले लिखो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या किया गया, बाइफरकेट कर दिया जम्मू कश्मीर को, दो यूटीज में कन्वर्ट कर दिया। एक थी J&K, ठीक है, और दूसरी थी लद्दाख, जो कि सबसे बड़ी यूटी है अभी करंट में, एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी यूटी है दिल्ली, ठीक है। अब देखो J&K को बाइफरकेट किया, यानी कि अब ये स्टेट नहीं है, हालांकि इसके पास स्टेट की रिकॉग्निशन है। इट मीन्स कि यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ पर इलेक्शन होते हैं और जनता सरकार बनाती है अपनी चुनी हुई, वो एक अलग कंसेप्ट है। यानी कि यूटी के साथ साथ इसको स्टेट की रिकॉग्निशन भी मिली गई है। इसी तरह दो और हैं, पुडुचेरी और दिल्ली, इन तीनों को स्टेट की रिकॉग्निशन मिली हुई है, यानी कि यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं। बाकी यूटीज में अपॉइंट करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट है चंडीगढ़ में, जो पंजाब के राज्यपाल होते हैं वही चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं हर बार। फिर क्या हुआ इसके बाद, अब देखो यहाँ तक हो गए स्टेट 28, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को हटा दिया गया था स्टेट की लिस्ट से। अब टोटल कितने स्टेट हैं, 28, और यूटीज कितनी है, 8। फिर क्या हुआ, एक कहानी हुई थी, देखो डेट लिखो, 26 Jan 2020। यहाँ पर क्या किया, दो यूटी थी, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, ठीक है। इसको क्या किया, इन दोनों को आपस में मिला दिया, तो क्या बनेगी, एक ही यूटी बन गई। अब यहाँ तक थी 9 यूटी, अब कितनी है टोटल, 8। तो अभी करंट में कितनी स्टेट है, टोटल है 28, और यूटीज कितनी है, 8। अब देखो एक और काम हुआ था, मतलब जो जो कुछ नाम चेंज किए गए थे, यानी कि कुछ मतलब जैसे स्टेट्स के नाम चेंज किए गए थे, देखो 2025 तक अभी क्या कहानी है। टोटल स्टेट है 28, ठीक है, और कितनी है, 8 यूनियन टेरिटरीज। स्टेट है 28, तो आपके लिए काम है, आपको क्या करना है, आपको एक टेबल बनानी है, ठीक है। यहाँ नाम लिखने हैं स्टेट के, टोटल 28 स्टेट है। यहाँ पर स्टेट की कैपिटल, स्टेट के सीएम और स्टेट के गवर्नर के नाम, ये काम करने हैं आपको अपनी तरफ से, ठीक है। अब कुछ स्टेट्स के नाम चेंज किए थे, यूनाइटेड प्रोविंस का नाम चेंज करके रख दिया था उत्तर प्रदेश। कब किया गया था, 1950 में, ठीक है। मद्रास का नाम किया गया था तमिलनाडु 1969 में, पेपर में क्वेश्चन आते हैं। मैसूर का नाम चेंज किया गया था, क्या, कर्नाटका, कब, 1973 में। इसके अलावा देखो दिल्ली, जो दिल्ली है अभी, दिल्ली को स्टेट की रिकॉग्निशन मिली थी, लिखो ये भी लिख लो साथ में, दिल्ली कब मिली थी स्टेट की रिकॉग्निशन, बाय 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। दिल्ली का नाम रखा गया था नेशनल कैपिटल टेरिटरी 1992 में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया कब किया गया था, 1992 में। इसके बाद
फिर उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया। कब? 2006 में। ठीक है। उड़ीसा का नाम उड़ीसा किया गया। कब? 2011 में। तो ये टॉपिक था पूरा जिसका नाम है इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स।